नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने एक ऐसी इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल खबर पर चर्चा करने के लिए जिसकी चर्चा मैंने आपसे कई बार विभिन्न सेशंस में की है। मैं अक्सर आपसे कहता आया हूं कि इस दुनिया में दो लोग हैं जो अपनी वर्तमान में शक्ति स्थापित करने के लिए निकले हुए हैं। एक तरफ है बाइडेन, जो ये मानते हैं कि भाई मेरी ही वजह से दुनिया चल रही है, और दूसरी तरफ है शी जिनपिंग, जो कि सोचते हैं कि अमेरिका का प्रभुत्व कैसे खत्म किया जाए। इसलिए आज के परिदृश्य में जहां देखते हो वहां अमेरिकी जो हेजिमोनी है, जो अमेरिकी वर्चस्व है, उसको चुनौती देता हुआ चीन दिखाई पड़ता है। हाल ही में एक ऐसा ही घटनाक्रम हुआ है जिसके चलते ये और क्लियर हो गया है। क्या? अमेरिका जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसएसआर से डरने लगा तो उसने अपना एक सैन्य गठबंधन बनाया जिसका नाम नाटो है, जिसमें हाल ही में एक मेंबर शामिल हुआ, 31वें मेंबर के रूप में स्वीडन। वर्तमान में उस सैन्य गठबंधन में 31 देश शामिल हैं। अमेरिका नाटो को अपनी बपौती मानता है। यह बात हमने कई बार अपने सेशंस में आप लोगों के साथ डिस्कस की है। हमने यह माना है कि अमेरिका नाटो को अपने साथ लेता है, उन्हीं को अपना माल बेचता है, उन्हीं के साथ में एकजुट रह करके दूसरे देश पर आक्रमण करने के धमकी देता है। यह बात हमने कईयों बार आपसे डिस्कस की है। फिलहाल क्या हुआ है? फिलहाल इसके इस घटनाक्रम में बहुत बड़ा लीकेज हुआ है। क्या लीकेज हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार आप इन दो खबरों पर जरा नजर डाल लें। क्या खबर है? सबसे पहले आपके सामने अंकित इंस्पायर इंडिया पर 30 दिसंबर की एक खबर है जिसमें मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी चीन सागर में ताइवान विषय को लेकर अमेरिका और चीन के विमान 20 फीट तक नजदीक आ गए थे। बहुत कम मार्जिन माना जाता है। 20 फीट तो आप गाड़ी चलाते हो ना, तो भी डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हो। इतना नजदीक अमेरिका और चीन के जो जेट्स थे वो एक दूसरे के करीब आ गए थे। इतना खंबीर 2022 के एंड में ताइवान विषय पर अमेरिका और चीन सामने आमने आ गए थे। अभी 11 अप्रैल को, मुश्किल से 2 दिन पहले, मैंने आपको फिर एक खबर पढ़ाई जिसमें मैंने फिर आपको यह बताया कि देखो भाई, वो स्थिति थी जैसे तैसे, उसके बादल छटे। अब फिर से एक बार स्थिति वापस बनने लगी है। अमेरिका चीन के मुहाने पर बैठ करके युद्ध अभ्यास कर रहा है। ये दोनों जानकारियां मैंने आप लोगों को ताइवान विषय पर साझा की हैं। आपको ताइवान का पूरा घटनाक्रम पता चल गया। रिसेंटली क्या हुआ है अब वो जानिए साहब। रिसेंटली फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन चीन की यात्रा पर गए, और चीन की यात्रा पर जाकर उन्होंने एक ऐसा कमेंट दे दिया जिसके चलते चीन की तो हो गई बल्ले बल्ले, और अमेरिका के गठबंधन में हो गया लीकेज। क्या? जरा ध्यान से सुनिए। मैक्रोन ताइवान विषय पर चीन से बोलता है कि भैया हम वन चाइना पॉलिसी मानते हैं। वन चाइना पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? वन चाइना पॉलिसी का मतलब हुआ कि चीन और ताइवान को एक ही मानते हैं, हम इन दोनों को अलग नहीं मानते। नंबर 1, अर्थात पीओसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों एक ही हैं, यानी ताइवान चीन का ही हिस्सा है। ये मैं मानता हूं। ये तो चीन को सुननी थी बात, ये तो हम भी मानते हैं, इंडिया वाले भी, अमेरिका वाले भी मानते हैं। लेकिन अमेरिका वालों ने आजकल वन चाइना पॉलिसी मानते हुए भी ताइवान की स्वायत्तता का राग छेड़ रखा है। इस विषय पर जब मैक्रोन से सवाल पूछा गया कि अमेरिका तो ताइवान की ऑटोनॉमी की बात करता है, आपका क्या ख्याल है? इन्होंने कहा सुनो भैया, हम अमेरिका के सहयोगी हैं, गुलाम नहीं है। हम अमेरिका के सहयोगी हैं, उसकी बपौती नहीं है, जागीर नहीं है, नौकर नहीं है जो उसकी हर बात को मान ले। इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरे विषय के अंदर जो मसला निकल कर आया, जब मैक्रोन से सवाल पूछा गया, जब इस पूरे विषय के ऊपर जब सवाल निकलकर आया, तो दुनिया भर के अखबारों की खबर बन गया कि बीइंग अलाई डजंट मीन बीइंग वेसल, यानी कि सहयोगी होने का मतलब यह नहीं होता कि हम किसी की जागीर, नौकर या सर्वेंट हो जाएं। मैक्रोन की इस बयान की चीन ने कहते हुए तारीफ कहा कि यह उनके द्वारा दिया गया ब्रिलियंट कमेंट है। ऐसा हुआ क्यों? क्या हुआ? कैसे हुआ? सारी चर्चा आज के सेशन में करने वाले हैं। चीन की यात्रा पर इन्होंने 3 प्रकार की चीजें रखी साहब, और वो तीनों चीजें अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देती हैं। एक एक करके तीनों के बारे में बता देता हूं। नंबर 1, आपने ये खबर देख ली कि साहब हम उसके गुलाम नहीं हैं। दूसरा, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन चाइना के शी जिनपिंग से कहते हैं कि आप रशिया को समझाकर यूक्रेन क्राइसिस खत्म करवा दीजिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये कहते हैं
कि यूरोप मस्ट रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन यूएस डॉलर। गजब भाई साहब, गजब चीज है ये। यूरोप को फ्रांस, अब मैं आपको पहले बता दूं, पहले ध्यान से समझिएगा, यूरोप में 3 ही देश हैं जो कि इस समय ताकतवर हैं, एक यूके, एक फ्रांस और एक जर्मनी। यूके और फ्रांस का इतिहास बहुत बड़ा रहा है। दुनिया में जहां पर भी पहले राज होता था, या तो वो ब्रिटिशर्स का होता था या वो फ्रांसीसियों का होता था, बाकी तो छोटी मोटी कॉलोनी काट के बैठे होते थे। आज वो फ्रांसीसियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यूरोप को अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करनी चाहिए। ये 3 ऐसी घटनाएं थी जो कि अमेरिका के ऊपर एकदम मतलब घड़ों पानी लौटाने जैसी थी। अब क्या हुआ है, घटना सुनते हैं साहब। मैक्रोन ने जब बयान दिया कि वो गुलाम नहीं है, इस मामले के आने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों में गजब का ही गुस्सा है कि साहब ये ऐसा क्यों बोल दे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो कि निवर्तमान राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने तो मैक्रोन को बहुत गंदे शब्द से संबोधित किया है। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जहां पर उन्होंने अपने बयान रखे हैं। इधर देखो, यूरोप मस्ट रेजिस्ट प्रेशर टू बिकम अमेरिका फॉलोअर, ऐसा इन्होंने कहा। अब आप पूछेंगे ये क्या कहानी है। आप यहां पर एक अखबार की कटिंग देख रहे हैं। आपका आजकल कुछ नए अंतरराष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां सुन रहे हैं। बीबीसी बहुत दिनों से अपन लोग सब फॉलो करते थे। बीबीसी के बारे में भी आपने सुन लिया कि ब्रिटिश फंडेड मीडिया है, हमने उस पर सेशन कर दिया। फिर एक DW नाम का हमने न्यूज चैनल सुना जो कि जर्मन मीडिया है। ऐसे ही जर्मनी का एक न्यूज चैनल और है, उसका नाम है पॉलिटिको। पॉलिटिको को इन्होंने ये इंटरव्यू दिया था जो कि दुनिया में वायरल हो गया। पॉलिटिको को जो इंटरव्यू दिया ना कि हम अमेरिका के फॉलोअर नहीं हैं, ये कहां दिया, तो इसकी कहानी सुनो। असल में ये क्या हुआ कि जब चीन से लौट रहे थे विमान में बैठ करके अपने देश, तो पॉलिटिको के रिपोर्टर जो हैं वो इनके साथ जहाज में बैठे हुए थे। जब ये जहाज में बैठे हुए थे पॉलिटिको के जब जर्नलिस्ट, उनको इन्होंने इंटरव्यू देते समय ये वाली लाइन बोल दी कि देखो, चाइना और ताइवान के बीच में जो चल रहा है, या ताइवान के विषय पर चीन और अमेरिका के बीच जो चल रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब उन्होंने ये साफ मैसेज दे दिया कि चाहे जो हो जाए, इस मसले पर यूरोप नहीं फंसेगा या फ्रांस तो नहीं फंसेगा। ऐसा क्यों कहा? इन्होंने एक गजब की बात बोली, पता है क्या? इन्होंने कहा कि यूक्रेन क्राइसिस में भी यूरोप ने कर क्या लिया। और यह सवाल सही भी है। आप सबने एक चीज इन दिनों नोटिस की होगी कि जो यूक्रेन क्राइसिस आया, उस यूक्रेन क्राइसिस पर अमेरिका तो अपने राज में वैसा की रहा जैसा था। यूरोप पूरी तरह पिस गया। रशिया पर सैंक्शन अमेरिका ने लगाए, महंगाई यूरोप में बढ़ गई। यूक्रेन के साथ समर्थन में अमेरिका आया, जबरदस्ती सबको घसीट लाया। विरोध प्रदर्शन यूरोप के देशों में हो रहे हैं। यह बात तो बहुत खतरनाक है। मैक्रोन इस बात को समझ गए और उन्होंने इस प्रकार का बयान दे दिया। उन्होंने जो बात कही उसमें क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्पीकिंग विद पॉलिटिको, 2 फ्रेंच जर्नलिस्ट आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड 6 आवर्स विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से 6 घंटे मिलकर आए थे ये। इन्होंने कहा कि मैक्रोन एम्फेसाइज्ड हिज पेट थ्योरी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि मैं कूटनीतिक रूप से अपनी स्वतंत्रता पसंद करता हूं, मैं किसके साथ मिलूंगा, किससे बातचीत करूंगा, ये मेरी सोच है। और प्रिजम्बली लेड बाय फ्रांस टू बिकम ए 3rd सुपर पावर। ये 3rd सुपर पावर का कंसेप्ट क्या है? कीपिंग इन माइंड कि ये मानते हुए कि ये दुनिया की 3री सुपर पावर बनना चाहते हैं। मेरे कुछ पुराने सेशंस हैं जो मैंने पहले आप लोगों को किए हैं, जिसमें मैंने आज से लगभग 6 महीने पहले जिस चैनल पर अपन पहले क्लासेस लिया करते थे, वहां पर मैंने ये आपको सेशन इसी शब्द के साथ कराया था, जिसको कि मैक्रोन ने खुद ने बोला है। मैंने ये कहा था कि क्या फ्रांस 3रा सुपर पावर बनने की तलाश रहा है जमीन? क्यों? क्योंकि वर्तमान में फ्रांस कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखने आता है, और दुनिया भर में मैक्रोन चाहे रशिया की यात्रा पर हो, चाहे चीन की यात्रा पर हो, वो केवल इसलिए निकलते हैं ताकि लोग ये भी माने कि फ्रांस भी दुनिया में कुछ है जो कर सकता है। तो अमेरिका और चीन के बाद 3री सुपर पावर के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए इन्हें अपनी लाइन अलग बनानी पड़ेगी, और अपनी लाइन अलग बनानी पड़ेगी तो यह बात बहुत गंभीर है।
फ्रांस के राष्ट्रपति ने, इमानुएल मैक्रोन ने, बुधवार को जब वो नीदरलैंड दौरे पर थे उस वक्त जो बयान दिया उस पर उन्होंने ये भी कहा कि वो अमेरिका के सहयोगी होने का मतलब उसका जागीरदार होना नहीं मानते। वो ताइवान की यथास्थिति को लेकर फ्रांस का पूर्ण समर्थन करते हैं, चाइना की जो पॉलिसी है उसे वो मानते हैं। और साथ में यह भी कहा कि यूरोप हमेशा उन लड़ाइयों में फंसता है जहां उसे नहीं होना चाहिए। क्या यह इशारा इस बात की तरफ तो नहीं था कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर भी फ्रांस यह समझ चुका है कि यूक्रेन का साथ देकर के अल्टीमेटली उन्हें नुकसान ही हुआ है। अपने इस बयान पर फ्रेंच राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोप हमेशा उन लड़ाइयों में फंस जाता है जो उसकी हैं ही नहीं। इस वजह से हम कभी भी अपने रणनीतिक हितों को देखते हुए फैसले नहीं ले पाते। यूरोप के लीडर्स को यह सोचना चाहिए कि ताइवान से जुड़े विवाद को और बढ़ाना हमारे हित में नहीं है। हम यूक्रेन में भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। ऐसे में हम ताइवान से यह किस बुनियाद पर कहेंगे कि अगर कुछ गलत होता है तो हम उसके साथ मौजूद रहेंगे। यह सिर्फ तनाव बढ़ाने का तरीका है। यार देखो, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। मैक्रोन का यह बयान किस बात से प्रेरित है, क्या लगता है आपको? यह बयान प्रेरित है भारत के बयान से। कौन सा बयान? जिसमें भारत ने डे 1 में दुनिया को एक ही लाइन बोली थी। जब दुनिया वाले भारत से कहते थे कुछ बोलो कुछ बोलो कुछ बोलो, भारत ने दुनिया को एक ही कंसेप्ट दिया था कि इस लड़ाई का पूर्ण रूप से केवल एक समाधान है। और वो समाधान क्या है? डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस। केवल रशिया यूक्रेन का यही समाधान है। कूटनीति से काम लो, बातचीत को बढ़ावा दो और शांति स्थापित करने का प्रयास करो। अरे आज इनको क्या बात समझ में आ रही है? ये केवल ये बोल रहे हैं कि हम ताइवान को किस मुद्दे पर दिलासा दें कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया तो हम तुम्हारे काम आएंगे। अरे कैसे काम आएंगे? हम यूक्रेन का क्या कर पाए? हम यूक्रेन की किस प्रकार मदद कर पाए कि जो आज हम ताइवान को बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे काम आएंगे? बड़ा सवाल है और जेन्युइन सवाल है। ये इन्होंने अपने इंटरव्यू में दिया है। लेकिन आपके दिमाग में यह प्रश्न बनेगा कि सर, जैसा आपने हमें बताया है कि क्रिमिनोलॉजी हो या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, उनमें एक सवाल बड़ा रहता है कि जब भी कोई घटना हो जाए तो इसका कारण जरूर जानना होता है क्यों हुआ, और इसके फायदे जरूर जानने होते हैं कि इससे फायदा किसको होगा। आपको क्या लगता है कि यह जो बयान दिया गया इसका कारण क्या हो सकता है? मैंने कहा इसके कारण एक कारण नहीं है, पूरी फहरिस्त है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आफ्टर ऑल फ्रांस का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। और इनसे जब बार बार ठहरा के पूछा जा रहा है आपने ऐसा बयान दिया था, क्या आप बयान पर कायम? बोले पूरी तरह कायम हूं। तो इसका मतलब कुछ तो मामला तगड़ा हुआ है। चाइना आनंदित है, चाइना खुश हो रहा है कि बहुत बढ़िया हुआ कि मैक्रोन को फाइनली कुछ समझ में तो आया, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका ही है जो दुनिया को आत्मनिर्भर बनकर नहीं रहने देता है। ऐसी स्थिति में ट्रंप ने बयान देते हुए फ्रांस को कहा कि ये चाटुकारिता कर रहे हैं। मैक्रोन को कहा कि वो मेरा दोस्त तो है लेकिन वो शी जिनपिंग की चाटुकारिता कर रहा है। एक इंटरव्यू सुन लीजिएगा। You got this crazy world is blown up and the United States has absolutely no say, and Macron, who's a friend of mine, is over with China kissing his ass, okay, in China. Cheesing his ass. China. You take a look at Saudi Arabia. Look at what happened. They're great people. They wanted to help us. He goes over, gets a fist bump. You know what a fist bump means? Don't shake my hand because your hand's dirty. याद है कुछ घटना आपको ये वाली? ट्रंप चूंकि इन दिनों केस पॉर्न स्टार वाला चक्कर चला था जिसके चलते वो अरेस्ट के नजदीक पहुंच गए थे, अब ट्रंप दोबारा आने की तैयारी कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन में। और वो ये लोगों को बता रहे हैं बार बार क्या कि आप देखिए अमेरिका किस तरह से अपना प्रभुत्व खोता जा रहा है। इनका कैंपेन अगर आपको याद हो तो ये उस समय भी यही डिमांड करते थे कि अमेरिका को फिर से महान बनाना है। ट्रंप का यही तो स्ट्रेटजी था ना। तो ट्रंप कह रहे हैं कि मेरा दोस्त फ्रांस आज जाकर के शी जिनपिंग के साथ चाटुकारिता कर रहा है। सऊदी अरब जो कि बहुत अच्छे लोग हैं वो बाइडेन के साथ हाथ भी नहीं मिलाते क्योंकि तुम्हारे हाथ गंदे हैं। फिस्ट बॉम्ब याद होगा आपको, ये वो वाली बेइज्जती है जब बाइडेन ओपेक कंट्रीज को मनाने सऊदी के पास आए थे और कहा था कि मैं आप लोगों के ऊपर लगे हुए तमाम आरोप मिटा दूंगा लेकिन एक बार के लिए ऑयल प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर दो, लेकिन सऊदी नहीं झुका। कुछ याद होगा आप लोगों को कहानियां। इसका मतलब यह है कि दुनिया पूरी तरह से फ्रांस सऊदी के बदले इस व्यवहार से
आशंकित तो है, सवाल दिमाग में रखकर तो बैठी है कि आफ्टर ऑल ये सब बदलाव हुआ कैसे। आज के सेशन में और ज्यादा ये तो आपने घटना जान ली, अब इसका कारण जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी जानकारी बताते हैं। जरूरी जानकारी क्या है? जरूरी जानकारी है हमारे अपने एप्लीकेशन के बारे में, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। नाम है एप्लीकेशन का अपनी पाठशाला। जी हां साथियों, हमारी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, जिसका गूगल प्ले स्टोर पर ऑलरेडी 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों द्वारा डाउनलोड करके उपयोग किया जा रहा है। उस पर कई तरह की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे उस पर एक पेड कोर्स अवेलेबल है मात्र 1999 में। उस कोर्स के अंदर यूपीएससी फाउंडेशन बैच, स्टेट पीसीएस, एसएससी के लिए डेडिकेटेड लाइव क्लास चल रही हैं। किस तरह की? जर्नल अवेयरनेस की। जर्नल अवेयरनेस में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं। फिलहाल के लिए ज्योग्राफी के अंदर मैपिंग की क्लासेस चल रही हैं। मैपिंग की क्लासेस 3 अप्रैल से शुरू हुई थी। उन अप्रैल से शुरू हुई क्लासेस के साथ साथ हमारे द्वारा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट उसमें पढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से बोर्ड से आपकी क्लासेस ली जा रही हैं। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हमारे द्वारा कोर्स के अंदर आप ना केवल कोर्स परचेज कर सकते हैं, बल्कि उसकी क्वालिटी, डाउनलोड, पीडीएफ, सारी चीजें उसके अंदर प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हैं। यह एप्लीकेशन पर उपलब्ध आपके लिए फीचर है। वर्ड मैपिंग की क्लास को आप अपने साथ पढ़ते समय प्रॉपर तरीके से वीडियो को कई बार डाउनलोड कर सकते हैं, कई बार सुन सकते हैं, फॉरवर्ड तरीके से देख सकते हैं। सारे फीचर आपको ऐप पर हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं। और चीज बताता हूं, आप अगर जानना चाहते हैं कि यह कैसा है, तो आपके लिए एक डेमो भी हमने यहां पर फ्री में अरेंज किया हुआ है। एक डेमो क्लास भी आप जाकर के यहां देख सकते हैं कि एप्लीकेशन पर क्लासेस कैसे चल रही हैं। यह तो हुई पेड बैच की बात। इसके अलावा फ्री में क्या है? फ्री में हमारी अपनी पाठशाला जो YouTube चैनल है, उस पर जो हम आरएनए की क्लास लेते हैं, उसकी पूरी पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप लोगों के लिए यहां पर उपलब्ध कराई है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से नोट्स बना करके हम लोग यहां पर आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और फ्री में आप लोगों के लिए अपनी पाठशाला पर आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ ही दुनिया के जितने भी अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके इन्फोग्राफिक्स का मतलब यह हुआ कि अंतरराष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनेस्को, EU, ESA, आसियान, इनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर इस तरह से जूम करने के और प्रिंट निकालने के ऑप्शन के साथ अपने एप्लीकेशन पर हमने आपके लिए उपलब्ध करा दिए। सबसे लास्ट में, आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिंक भी आपको यहीं दिए जा रहे हैं। यानी अंकित परिवार से जुड़ने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है अपनी पाठशाला। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, एप्पल फोन के लिए भी उपलब्ध है, iOS पर भी उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर पर ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा इसके डाउनलोड हैं। 4.9 स्टार रेटिंग है। हजारों विद्यार्थियों के द्वारा हमें अपना प्यार दिया गया है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। अब कारण जानते हैं किस बात का? फ्रांस का हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? हृदय परिवर्तन के लिए कहते हैं साहब, जिस आदमी को उम्मीद ना हो उसे उससे बढ़कर इज्जत दे दो तो उस इज्जत में बहाव बिहोर हो जाता है। मतलब इतनी इज्जत कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन समझ ही नहीं पाए कि इतने दिन से वो किसके साथ थे। मतलब क्या? आइए बताता हूं। आप यहां पर इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखें। शी जिनपिंग और इमानुएल मैक्रोन आपको एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। यह क्या चीज है पता है? बताते हैं। शी जिनपिंग जब मैक्रोन जब शी जिनपिंग से मिलने पहुंचे तो इनका भाई साहब रेड कारपेट पर बिछाकर भव्य स्वागत किया गया। हालांकि ये अपने साथ में उर्सुला वॉन डेन को भी लेकर गए थे। उर्सुला वॉन डेन कौन? यूरोपियन यूनियन की जो हेड हैं, यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट ने, उनको भी लेकर गए थे। लेकिन इनको कोई इज्जत नहीं दी गई, कोई कारपेट वारपेट कुछ नहीं। और मैक्रोन को शी जिनपिंग ने फुल इज्जत दी। तस्वीर देखिए। दुनिया में इज्जत से बहुत कुछ लिया जा सकता है भाई। सऊदी ने ऐसे चीन को इज्जत दी थी। ये देखिए मैक्रोन और शी जिनपिंग, ये चीनी सेना फ्रांस के साथ में कदम ताल करते हुए, फ्रांस के राष्ट्रपति को सम्मानित करते हुए। इतनी कल्पना नहीं थी फ्रांस को कि मुझे इतना सम्मान मिल जाएगा। दूसरी बात, पहले तो सम्मान ने कर दिया कांड। दूसरी कहानी क्या है? आपको याद है कुछ दिनों पहले मैंने आपको ऑकुस डील के बारे में बताया था। ऑकुस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। असली जो मिर्ची लगी है ना फ्रांस को, वो इस डील से लगी है। देखो, इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि इस दुनिया में बड़ा बनने का जो तरीका है वो है वेपन बेचो और बड़े बनो। वेपन बेचने के लिए कौन कौन से देश आगे आते हैं? तो दुनिया के अंदर वेपन विक्रेताओं में अमेरिका और रशिया कंपटीशन में रहते हैं। लेकिन उनके पीछे पीछे ही फ्रांस भी अपने आप को लेकर चलता है।
फ्रांस ने हाल ही में एक ऐसी ही घटनाक्रम के कारण बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। क्या, बताता हूं। आपको याद है एक ऑकुस करके डील है, और अगर नहीं पता है तो जो अपनी पाठशाला अपना यूट्यूब चैनल है उस पर हमने आज से 4 वीक पहले ऑकुस डील कवर करते हुए सेशन किया था अपने आरएनए के अंदर, जिसमें यह बताया था कि फ्रांस ने वंस अपॉन ए टाइम ऑस्ट्रेलिया को $50 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत सबमरीन बनाने का ऑर्डर लिया था। ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन की जरूरत थी। सबमरीन पानी के अंदर डूबकर चलने वाला जहाज, पनडुब्बी जिसे आप कहते हैं, उसको बनाने के लिए $50 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस के साथ हुआ था। फ्रांस के साथ हुए ऑस्ट्रेलिया के इस कॉन्ट्रैक्ट को यूके और यूएस ने मिलकर तोड़वा दिया। यूके और यूएस ने सीक्रेट टॉक करके फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया का डील तोड़वा के ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ जोड़ लिया और गठबंधन बनाया ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, जिसे ऑकुस कहा जाता है। इससे परेशान होकर इमानुएल मैक्रोन ने तब भी कहा था कि यह पूरी तरह से हमारे साथ किया गया धोखा है। मेरे साथ चल रही डील को तोड़वा के तुम लोगों ने अपनी डील कर ली, यह मेरे साथ हुआ सरासर एक धोखा है। दूसरा कारण समझ में आ गया, क्योंकि असली में जब किसी का नुकसान होता है तो वो उसकी बदले की कार्रवाई जरूर करना चाहता है। अब तीसरा कारण, पहला कारण क्या था? पहला कारण था अत्यधिक मिली इज्जत, मैक्रोन को डाइजेस्ट ही नहीं हुई। दूसरा, ये तो तत्कालिक कारण था कि इज्जत के कारण भाव विभोर हो गए। दूसरा कारण क्या था? ऑकुस के अंदर जो इनको धोखा मिला था उससे ये पूरी तरह खार खाए बैठे थे कि जिस तरह तुमने मेरी डील तोड़वाई ऐसे तुम्हें भी मैं कहीं ले जाकर पटक नहीं दूंगा। तो वो ताइवान का मुद्दा है, जहां तुम ले जाकर जहाज टकराने पहुंच जाते हो मैं वहां जाकर तुम्हें मारूंगा। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है? बाइडेन वह दिखाई दे रहे हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा है वो है नाटो का चीफ। असल में बाइडेन कहिए या अमेरिका कहिए, उनके कहे अनुसार नाटो काम करता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सैन्य गठबंधन है। अमेरिका द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने पर यूएसएसआर से उत्पन्न हुए डर को काउंटर करने के लिए एक गठबंधन बनाया गया था, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूके सब शामिल किए गए थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर मतलब एक तरह से वो राष्ट्र शामिल किए गए थे जिन्हें यूएसएसआर का डर दिखाया गया था। यूएसएसआर तो 1991 में ही 15 देशों में टूट गया, जिनका सबसे बड़ा देश रूस बना, लेकिन नाटो आज तक चल रहा है और यह सैन्य गठबंधन लगातार तरक्की करता जा रहा है। इसी सैन्य गठबंधन में शामिल होने की यूक्रेन की डिमांड के चलते रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। ऐसी स्थिति में फिलहाल जो नाटो के कारण स्थिति बिगड़ी है उसे आप यहां देख सकते हैं। स्थिति क्या है? फ्रांस के अंदर डेमोन्स्ट्रेटर्स यानी कि प्रदर्शनकारी डिमांड क्या कर रहे हैं कि फ्रांस को नाटो से बाहर आ जाना चाहिए। मजाक नहीं चल रहा है भाई। मैं कहता हूं ना, हर घटना के पीछे कोई कारण होता है, कारण कोई बहुत बड़ा है भाई। तात्कालिक रूप से तो इज्जत मिल गई, ये बिल्कुल वैसे हुआ। आप बहुत दुखी थे, बहुत जबरदस्त दुखी थे, अंदर ही अंदर घुट रहे थे, किसी ने सर पर हाथ लगा के बस पूछ लिया, बेटा क्या बात हो, आजकल बड़े उदास दिख रहे हो, बस अश्रुधारा शुरू हो गई। एग्जैक्टली ऐसा इसके साथ मैक्रोन के साथ हुआ। इतने दिन से भरा बैठा था ये गले गले तक। कैसे? डील छिन गई। नाटो के कारण पूरे देश में झंडे उठ रहे हैं कि नाटो से बाहर निकलो। इसने कहा अब मौका है, इज्जत मिल गई, अब मैं बस बोल दूंगा। नाटो से बाहर निकलने का फ्रांस में डेमोन्स्ट्रेशंस चल रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं, लोग यहां पर नारे लगा रहे हैं, लेट्स गेट आउट ऑफ नाटो, हमें नाटो से बाहर निकलकर आ जाना चाहिए। और तो और इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ जो लास्ट टाइम चुनाव लड़ी थी ना मैडम, उन मैडम ने इन दिनों इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ झंडे उठा रखे हैं। और वो क्या कह रही हैं? प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन मस्ट रिजाइन। दे क्रिटिसाइज्ड हिज गवर्नमेंट फॉर सप्लाइंग वेपन टू यूक्रेन। यूक्रेन को तुम वेपन दे रहे हो, इस कारण से हमारे देश में एनर्जी क्राइसिस आया, लोगों के ऊपर खर्चे बढ़ गए, लोगों के जो खर्चे थे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। ये आज तक नहीं हुआ। ऐसा कौन बोल रहा है? मराइन ले पेन, जो कि सेकंड रनर अप रही थी, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में मैक्रोन के जस्ट बाद जो रही थी वो ले पेन थी, अदरवाइज यही राष्ट्रपति बनती। ले पेन का अगर अगली बार चुनाव जीतना हो गया तो नाटो से फ्रांस का निकलना तय हो गया, क्योंकि ये तो खुद कहलवा रही हैं लोगों से कि लेट्स गेट आउट ऑफ नाटो। इसका मतलब ले पेन जो है वो मैक्रोन से ये चाहती हैं कि मैक्रोन नाटो छोड़े, यही तो प्रेशर बना रही हैं। नाटो से निकलना फ्रांस की मजबूरी बन जाएगा, क्योंकि इनके देश के हालात सही नहीं है। कैसे?
इनके यहां एनर्जी प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। मैं आपको डेटा दिखाता हूं, यह है वॉर के कारण, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो इंपैक्ट आया ना फ्रांस के ऊपर, आप उसे नोटिस करिए। फ्रांस 2019 के अंदर जो अपने ऊपर जीडीपी ग्रोथ रेट देखता था, कोरोना काल में 1.9% की थी। 2020 में इसकी ग्रोथ रेट माइनस में चली गई। 2021 में जब स्थितियां खुलने लगी, इनकी ग्रोथ रेट 6.8 के हिसाब से बढ़ी, लेकिन फिलहाल इनकी ग्रोथ रेट 2.5% के हिसाब से बढ़ रही है भाई। यदि ये हालात हैं फ्रांस के कि इनकी इकोनॉमी में ग्रोथ रेट कम हो रही है, महंगाई आसमान छू रही है। देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज की एक सबसे बड़ी विशेषता बताता हूं, इनके यहां महंगाई आसमान नहीं छूती है। इनके यहां महंगाई जो है वो 1-2% के आसपास रहती है। आप इतिहास देख लें, 2015 में 0.09% महंगाई, 0.31% महंगाई नहीं ज्यादा बढ़ती इनके यहां पे। आप लेकिन 2022 को उठाकर देखें, जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चला, इनके यहां महंगाई 4% पार कर गई। इंडिया के अंदर मतलब 4+-2 है, यानी 2 से लेकर 6% तक हम महंगाई बढ़ाने की कल्पना करते हैं, इनकी महंगाई 4% से ज्यादा बढ़ गई भाई। ये जो महंगाई इनके यहां बढ़ी, इस महंगाई की वजह से प्रोटेस्ट तो होने ही थे। रशिया वॉर ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन कंटिन्यू टू क्रिएट सीरियस हेडविंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ऐसा ओईसीडी के हेड ने भी कह दिया, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। यूएस ने फिर एक काम लगे में लगा और कर दिया। यूक्रेन वॉर के कारण महंगाई आई थी, यह समझ में आ गया। यूएस ने हाल ही में दुनिया को क्या चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह यूक्रेन वॉर के कारण दुनिया में संकट उत्पन्न हुआ है, ताइवान वॉर के कारण तो और बड़ा संकट उत्पन्न होगा। तो अरे भाई, तो कोई खुद जाकर क्यों मरना चाहेगा? यूएस वॉर में यूरोप, एक कंफ्लिक्ट ओवर ताइवान कुड कॉज ए ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक। तो भाई मैक्रोन ने पहले ही साइड कर लिया अपने आप को कि भाई तुम लड़ो यूक्रेन वॉर, अपन नहीं लड़ रहे। यूक्रेन वॉर में तुम्हारे साथ हैं क्योंकि सब काम एंड कर लिए, ताइवान में साथ नहीं जाएंगे तुम्हारे। इस कारण से, क्योंकि जब अमेरिका इस तरह की बात बोलता है, ताइवान मसले पर फ्रांस अपने आप को साइड कर लेता है। करे भी क्यों ना, क्योंकि असल मायने में दुनिया को भी पता है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया और युद्ध की स्थिति बनी तो दुनिया में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होगा। कारण, आज दुनिया की जितनी भी गाड़ियां, जितने भी मोबाइल चल रहे हैं, उनमें 65% जो चिप लगी है ना, अपने मोबाइल की ताकत या गाड़ी की जो ऑटोमेटिक ताकत जो भी है, वो चिप बेस्ड है, और उस चिप का सबसे बड़ा निर्यातक ताइवान है। 65% दुनिया की चिप ताइवान बनाता है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि दुनिया की अगर जीडीपी की कैलकुलेशन की जाए तो रशिया यूक्रेन की मिलकर जीडीपी 1.7 ट्रिलियन डॉलर है, ताइवान अकेले की 650 बिलियन डॉलर है। यानी ताइवान अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है। ऐसी स्थिति में अगर वॉर हुआ, चाइना तो अल्टीमेटली बड़ा है ही, सेकंड वर्ल्ड पावर है, लेकिन ताइवान जो है वो हल्का देश नहीं है। और अगर देश से मतलब देश बोलना भी अपने आप में कन्फ्लिक्ट है, वन चाइना पॉलिसी इंडिया भी मानता है। तो ऐसी स्थिति में इस पर अगर वॉर क्रिएट हुआ तो इंपैक्ट भी कुछ इस प्रकार से होगा, दुनिया के ऊपर वर्ल्ड ऑर्डर पर बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इन सब बातों का संयुक्त प्रभाव यह पड़ता है कि ताइवान के मसले पर फ्रांस पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दे तो संभव है कि जो थर्ड विश्व युद्ध की अपन कल्पना करते हैं कि अगर यही सब चलता रहा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, उसके बादल शायद थोड़ी देर से मंडराएं। अब बात करते हैं डॉलर के प्रति खफा होने की, तो कारण जान लीजिएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की आप खबर देखते हैं, द डॉलर इज स्ट्रांग, दैट इज गुड फॉर द यूएस बट बैड फॉर द वर्ल्ड। डॉलर का मजबूत होना, क्योंकि डॉलराइजेशन की जो प्रक्रिया है ना, वो अमेरिका के द्वारा स्थापित की हुई प्रक्रिया है। ब्रेटन वुड सम्मेलन में जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दुनिया को अमेरिका दे रहा था, उस समय डॉलर भी साथ साथ दिया। डॉलर महान कैसे बना, यह भी हमने आपको कई बार अपने सेशंस में समझाया है। ऐसी स्थिति में अमेरिका का डॉलर मजबूत होता है तो यूरोप हो या दुनिया का कोई और देश हो, उसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि दुनिया की एक्सचेंज रेट डॉलर के हिसाब से सेट होती है। ऐसी स्थिति में दुनिया में जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो यूरोप को भी डॉलर के मजबूत होने का नुकसान हुआ, और उस मजबूती के कारण इतने सारे देश जो रूस से तेल मंगाया करते थे, उनको डॉलर के दाम बढ़ने से अपने यहां एनर्जी क्राइसिस देखना पड़ा। आप देख सकते हैं फ्रांस का जो रूस के साथ व्यापार था वो बिलियंस ऑफ डॉलर में हुआ करता था, लेकिन वो वर्थलेस हो गया। फायदा किसको हुआ? अमेरिका को। क्यों? जिसके पास एनर्जी की कमी है, एनर्जी अमेरिका देगा। जिसके पास वेपन की कमी है, वेपन अमेरिका देगा। जब सब कुछ ही अमेरिका देगा तो बाकी लोग तुम्हारे साथ टीम में क्या कर रहे हैं? या तो तुम्हारी साथ टीम में जो और देश खड़े हैं उनको तुम अपने हिस्से से एनर्जी मुफ्त में दो, या उनकी सहायता करने के लिए साथ में आओ, एनर्जी बेच के पैसे भी तुम करो। यानी
ऐसा कैसा साथ है भाई कि तुम अपने सहयोगी से भी पैसे ही वसूल रहे हो? यह दुनिया के लिए सबसे बड़ी खतरे की चीज है। और यदि यही चीज निकल कर आई है तो शायद इमानुएल मैक्रोन का कहना एकदम सही रहा होगा। बाकी आपकी क्या राय है? आपकी राय जानने के लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं। सेशन पसंद आया हो तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो के नीचे राइट हैंड साइड पर एक कॉर्नर में बटन दिया हुआ जिसपे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जिसको दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता। फायदा हमें यह होता है कि जब भी भविष्य में हम आए और आपने अगर उसे नहीं क्लिक किया हुआ है तो आपको सूचना हमारे आने की मिल जाती है। दूसरी बड़ी बात, आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं, बड़ी मात्रा में आप हमारे साथ लाइव उपस्थित हुए हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि वीडियो रिकमेंड होता है। उससे यूट्यूब को लगता है कि हाँ, यहां पर कुछ कॉन्क्रीट चीज दी गई है। साथियों से जरूर साझा करें, क्योंकि हमने जो आपको जानकारी अभी दी है वो अच्छी मेहनत से तैयार करके निकाली है। अगर आपको वर्थ लगता है तो प्लीज इसे शेयर भी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो धन्यवाद। बाकी हमारा चैनल, आपको हमने अपना एप्लीकेशन बताया हुआ है, अपनी पाठशाला, जिसको हमने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है। एक बार के लिए आप जाकर वहां से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। फ्री में बहुत सारी चीजें हमने उपलब्ध करा रखी हैं। ई नोट्स हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, टेस्ट हैं, ये सब चीजें आपको वहां मिल रही हैं। लेकिन पेड कोर्स के नाम पर वहां 1999 में बहुत ही अल्टीमेट कोर्स, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाई जाएगी पूरी डिटेल से। वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म कर चुके हैं, वर्ल्ड मैपिंग उसके बाद चल रही है। आपको पूरी तरह से इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन मैपिंग, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सब यहां पर पूरे साल भर के अंदर कंप्लीट कराई जाएगी इसी तरह बोर्ड से। अगर आपको लगता है ये उपयुक्त है तो जरूर जाकर ज्वाइन करें। फिलहाल के लिए इतना ही। हमको किसी प्रकार से कनेक्ट करने के लिए हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, सुबह 8 से लेकर के रात 8 बजे तक। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।